हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल कर्व की हम बात कर चुके हैं, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। उनमें स्पेलिंग जो है वो शायद नॉर्मल रह गई, आप देख लीजिएगा। ऑल्दो मैं प्रोनाउंस तो नॉर्मल ही कर रही थी, तो नॉर्मल कर्व की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये है एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल कर्व। आपको इतनी चीजें याद रखनी है, जो ये फ्लो चार्ट सा दिख रहा है। और ऐसे ही आप जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल कर्व में भी क्या बना के आ सकते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं ताकि आपको याद भी रही चीजें इजीली कि अच्छा 5 पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे, या कितने पॉइंट लिखने थे। और उसके साथ साथ आप जो है फिर इनको एक्सप्लेन कर देंगे जब आप थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हो। ओके, सो एप्लीकेशंस की बात करें तो जो नॉर्मल कर्व है वो एक मॉडल की तरह काम कर सकता है जब आप कंपेयर कर रहे हो चीजों को या डिफिकल्टी देख रहे हो टेस्ट में। परसेंटाइल या परसेंटाइल रैंक निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है। ये एप्लीकेशन होता क्या है बेसिकली, जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ा उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब हम रिसर्च का काम करेंगे या पीएचडी करेंगे या कोई भी चीज करते हैं। तो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या जो नॉर्मल कर्व है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो चीजें एप्लीकेशन में आ जाएंगी। तो एक मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं। परसेंटाइल रैंक निकाल सकते हैं। रो स्कोर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, जो कंपेरेबल स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स हैं उनमें। तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर तो किसकी वजह से आएंगे, नॉर्मल कर्व की वजह से ही आएंगे ना। फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर्स है मेजरमेंट की, आप जब स्टैंडर्ड एरर की मेजरमेंट करेंगे कैसे स्टैंडर्ड एरर आएंगे, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगी बेसिकली, मतलब जो आपका मीन वगैरह था उससे कितना डेविएट हो रही हैं चीजें देखा जाए तो। ठीक है, तो वो चीजें हम यहां से समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। एबिलिटी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रेड वगैरह दे सकते हैं जैसे ABCD इस टाइप से, कि हमने टॉप वाले जो बच्चे हैं उनको पर्टिकुलर एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो वो कहां से पता चलेगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से। डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ टेस्ट आइटम, की पूरा का पूरा टेस्ट कितना डिफिकल्ट है या पर्टिकुलर टेस्ट आइटम कितना डिफिकल्ट है, सो वो रिलेटिव डिफिकल्टी हम निकाल सकते हैं नॉर्मल कर्व की हेल्प से। ट्रांसफॉर्मिंग एंड कंबाइनिंग क्वालिटेटिव डाटा, और हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं स्पेसिफिकली जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं स्कोर्स को, कि हमने जो है Z स्कोर को कन्वर्ट किया या रो स्कोर या Z स्कोर को हमने T स्कोर में कन्वर्ट किया, C स्कोर में कन्वर्ट किया। सो वो या रो स्कोर को हमने Z में कन्वर्ट किया, देन Z को T में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो यहां हो सकती हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग एंड कंबाइनिंग क्वालिटेटिव डाटा, और कैसे हम इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म या कंबाइन कर सकते हैं डाटा को। अब हमें यही चीजें क्या करनी है, कंपैरेटिवली पढ़नी है डिटेल में। ओके, एक पॉइंट के साथ। सो पहला है यूज एज अ मॉडल, तो इसको मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं। मॉडल मतलब एक रेफरेंस की तरह। इसको जो ये मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भाई होना तो ऐसे चाहिए नॉर्मल वाली चीज, अब कैसे कैसे हो रही है वो हमें देखनी है। तो हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होंगे उनको कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कि वो नॉर्मल जैसे हैं नहीं है, अगर नहीं है तो वो कितने डाइवर्स हो रहे हैं, किस तरीके से वो यहां से डेविएट हो रहे हैं। ओके, दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, फ्रॉम आएगा ये, फ्रॉम देयर स्कोर्स, तो उनके स्कोर से जो भी स्कोर आया है उनकी परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का पहला क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन हो गई कि हम उसको मॉडल की तरह यूज करके बाकी सारी चीजें या बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है उसको कंपेयर कर सकते हैं जी। देन परसेंटाइल्स और परसेंटाइल रैंक्स निकाल सकते हैं हम, जो कि यूजुअली यहां से नेट में जो 2018 के अराउंड क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, जो मैंने आपको उसमें नेट का जब एक पढ़ाया था, मैराथन्स ली थी, तो उसमें जो 6th यूनिट की मैराथन थी यानी रिसर्च इन एजुकेशन की, तो उसमें बताया था कि कैसे परसेंटाइल या परसेंटाइल रैंक आप निकाल सकते हैं। ओके, ऑल्दो इसी को डिटेल में जब मैं ये जो एप्लीकेशंस करवा रही हूँ इनके एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, सो वहां से भी आपको चीजें और बेटर तरीके से समझ आ जाएंगी। बट अगर आपका थियोरेटिकल एग्जाम है, कम मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, सो आप इतना सा थियोरेटिकली मेंशन कर सकते हैं कि परसेंटाइल्स और परसेंटाइल रैंक जो है हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की हेल्प से निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ मेजरमेंट, जो नॉर्मल कर्व है हमारा एक तरीके से वो नॉर्मल कर्व ऑफ एरर भी है, मतलब उससे कितनी एरर हो रही है, कितनी चीजें डेविएट हो रही हैं, वो सारी चीजें भी हमें यहां पता चल सकती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ एरर, स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ मेजरमेंट है, हम उसको भी समझ सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है जी, डन।
एबिलिटी ग्रुपिंग कर सकते हैं हम. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मे बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड इनटू, जैसे ए बी सी डी ई की कैटेगरी में ए वाले वेरी गुड हैं, देन गुड, एवरेज, पुअर, वेरी इन टर्म्स ऑफ सम ट्रेट्स. सो वो जो भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम करते हुए वहां पे क्या कर सकते हैं जी, उनको ग्रेडिंग दे सकते हैं. ठीक है, कि कितने जो टॉप वाले हैं सबसे अच्छे हैं उनको ए ग्रेड दे दिया, देन बी दे दिया, देन सी दे दिया. तो इस तरीके से हम कन्वीनियंटली, अगर हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बन रहा है तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं. देन ट्रांसफॉर्म या कंबाइन कर सकते हैं हम क्वालिटेटिव डाटा को अंडर द अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल. जो सेट है क्वालिटेटिव डाटा का, क्वालिटेटिव जैसे रेट किया आपने, लेटर ग्रेडिंग की ABCD वाला, कैटेगोरिकल रैंक्स आपने निकाली स्केल के ऊपर, तो वो सारी की सारी कन्वीनियंटली हम उनको कंबाइन कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और एक इंडिविजुअल को एवरेज रेटिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये रैंक है इसकी. ओके, तो वो सारी चीजें भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की हेल्प से हो सकती है. तो ये भी एप्लीकेशन पार्ट में आ जाएगा. रो स्कोर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रो स्कोर को कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का एजुकेशन का, उसमें एक क्वेश्चन था कि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे थे बच्चों के. ठीक है, जब 2 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आपको दे रखे हैं 2 या 2 से ज्यादा तरीके से, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट स्कोर्स को कंपेयर नहीं कर सकते वहां पे. ठीक है, जब तक कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो सारी की सारी सेम ना हो, मेजरमेंट या असेसमेंट का तरीका या चीजें सेम ना हो. Okay, so sometimes we have records of an individual's performance on 2 or more different kind of assessment tests. तो अलग अलग, तो उसमें दे रखा था कि ये फिजिक्स के मार्क्स हैं और ये केमिस्ट्री के, इस तरीके से 2 अलग अलग मार्क्स दे रखे थे सब्जेक्ट्स में. ओके, तो जब हम उस स्कोर को कंपेयर करना चाह रहे हैं एक टेस्ट पे दूसरे टेस्ट से रिलेटेड, मतलब एक टेस्ट में इतने नंबर आए दूसरे में इतना है, तो जब हम उनको कंपेयर कर रहे हैं ना कि ओवरऑल किसके बढ़िया नंबर आए या दोनों में से किस में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई, तो वो सारी चीजें हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते. इसलिए नॉर्मल कर्व की हेल्प से हमें रो स्कोर जो हमें दिया हुआ है बिल्कुल वो रो स्कोर को हम कन्वर्ट करेंगे एक स्टैंडर्डाइज नॉर्मलाइज्ड स्कोर में, स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर में, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, जेड स्कोर आ जाता है, टी स्कोर आ जाता है, फर्दर सी स्कोर या स्टेनाइन स्कोर भी आता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. Z स्कोर की अगर मैं बात करूं तो Z स्कोर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो Z स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका मैंने पहले ही बता रखा था. जो स्कोर आपको दे रखा है यानी रो स्कोर माइनस में मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा, तो ये हमारा तरीका हो जाएगा Z स्कोर का. Z स्कोर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज उसमें आ सकते हैं, मतलब वैल्यूज नेगेटिव में भी जा सकती हैं, प्लस डेसिमल में भी इसमें वैल्यूज आ सकती हैं. ओके, तो अगर हमें डेसिमल या नेगेटिव में कंपेयर नहीं करनी है चीजें, तो हम उसको फर्दर टी स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं. टी स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी Z स्कोर हमारा आया है उसको एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू प्लस कर देंगे. तो टी स्कोर का फॉर्मूला ये लिया जाता है कि 10Z, यानी ये 10 भी कांस्टेंट है जिसको हम Z स्कोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी तो वो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो डेसिमल में होगी तो वो कंपैरेटिवली बेटर वैल्यू निकल के आएगी. ओके, और अगर प्लस 50 यानी एक कांस्टेंट ही हमने इसमें प्लस कर दिया, तो Z स्कोर यानी सिंपल स्कोर माइनस में मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी Z स्कोर आया है उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई प्लस एक कांस्टेंट प्लस कर दिया इज इक्वल टू ये हमारा टी स्कोर आ गया. ओके, तो इस तरीके से हम रो स्कोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की हेल्प से. रिलेटिव डिफिकल्टी टेस्ट आइटम की कितनी है वो हम देख सकते हैं. वो हमने स्क्यूनेस वाले में भी हमने कई बार चीजें देखी हैं कि अगर स्क्यूनेस पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस बेसिस पे मीन से अगर ज्यादा बच्चों के नंबर आ रखे हैं, मीन से ज्यादा मतलब मीन कम है और बच्चों के नंबर ज्यादा आ रखे हैं, तो वो क्या हो रखा है, सबके ही ज्यादा आगे, मतलब टेस्ट इजी था. और अगर सबके कम आ रहे हैं मीन से बहुत सारे बच्चों के, तो और बहुत कम बच्चों के मीन से ज्यादा है, यानी कि टेस्ट डिफिकल्ट था कि मीन तक भी बच्चे नहीं पहुंच पाए. ओके, तो वो रिलेटिव डिफिकल्टी जो है किसी भी टेस्ट आइटम की वो हम जो है इससे पता कर सकते हैं. जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसमें कितनी डिफिकल्टी है या उसके आइटम्स में कितनी डिफिकल्टी है वो हम इजीली पता कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ एक क्या थी एप्लीकेशंस थी जी. यही एप्लीकेशंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल लिखनी है. और क्या क्या एग्जांपल, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है थियोरेटिकल एग्जाम में 16 मार्क्स का सिर्फ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे, तब आप जो है एक आधा एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं. वो एग्जांपल हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग. समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और समझ आ गया है देन प्लीज डू कमेंट, मुझे बताइए कि समझ आ गया है. ओके, तो
एक फीडबैक मिलता है मुझे भी. एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.